तो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट रहेगा। और वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी गाइस, लंबी क्या लंबी हो चुकी है, एंड तक देखनी है वीडियो, एंड तक आप जरूर देखिएगा। थोड़ी बोरिंग शायद आपको लगे, लेकिन बर्दाश्त जरूर करिएगा। तो अपने फीडबैक देंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा सबसे सही लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप देख रहे हो कि मैं कौन सी जगह पे हूँ। हाँ, जगह अलग है, डिफरेंट है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि गो मैकेनिक के साथ शायद इनका भी कोई टाई अप है, जिस वजह से इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और अपनी सर्विसेज का बता रहे थे कि हमारे पास 200 सर्विसेज हमारे पास हैं। तो मैंने कहा सर्विसेज तो नहीं चाहिए, मैं यूट्यूबर हूँ और कंटेंट के लिए अगर आपके पास कोई कार वार हो तो बताइए। उसके बाद थोड़ी बातचीत अपनी होती रही, तो आज मीटिंग फिक्स करिए। तो चलते हैं और भाई से मिलते हैं और थोड़ा बहुत उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है कैसा है। सो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने है, मेरा नाम चंदन है, चंदन भाई हैं। और ये चंदन भाई है, ये इस जो इनका इस मैकेनिकल वर्कशॉप है, एक बार आप नाम ही बता दीजिए। मेरी वर्कशॉप का नाम टीवी कार वर्सल है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और इन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कॉल के ज़रिए। तो मैंने कहा मैं कुछ अभी सर्विस करवाने के हक में नहीं हूँ, मतलब सर्विस नहीं करवाना चाह रहा अभी, मैं यूट्यूबर हूँ। तो एक वीडियो शूट के लिए बात करी थी, तो ऐसे बात अपनी चली, तो यहाँ पे मिलने आया हूँ मैं इनसे। तो हमारी मीटिंग है और साथ में साथ मैं आपके साथ कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी इनके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो भी आपके साथ आपके सामने रखूँगा। तो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और जानने की कोशिश करें इस वर्कशॉप के बारे में, क्या है कैसे है। तो इनसे बात करते हैं अपने चंदन जी से। तो चंदन जी, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। यहाँ पे आके तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने आपका ये पूरा वर्कशॉप देखा। तो आप पहले मेरे को ये बताइए कि आप यहाँ पे कब से हैं और पहले कहाँ थे? ये हमारी जो वर्कशॉप ये अभी रिसेंटली ओपन हुई है, ये नवंबर में ओपन करी है हमने। इससे पहले हम लोग, हमारी जो वर्कशॉप थी वो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे थी। हमने वहाँ से शिफ्ट करने का बस थोड़ा सा पर्पज़ यही था, थोड़ा लोकेलिटी के बिहाफ से, क्योंकि वर्कशॉप को लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जहाँ पे आपके पास आपके कस्टमर तो आए, इसके अलावा चलते फिरते कस्टमर भी रोड साइड कोई असिस्टेंस मांगे, तो वो सब चीज़ें ईजिली रेंज हो जाए कस्टमरों की, ऐसी जगह पे वर्कशॉप का होना जरूरी है। वहाँ पे हम लोग 6 महीने तक हमने काम किया, बट उसके बाद जब अब से हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे जिस पर्पज़ से हमने शिफ्ट करा था वो पर्पज़ फुलफिल हो पा रहा है। हमें कुछ न्यू कस्टमर भी मिल रहे हैं, कोई मतलब पीछे पार्किंग है वहाँ से भी कस्टमर मिल गए, चलते फिरते भी कस्टमर जो कि रेंज बढ़ाते हैं हमारे काम की, वो सब यहाँ पे इजीली हमें अफोर्ड हो पा रहा है, काम कर पा रहे हैं हम। इसी वजह से हमने यहाँ पे शिफ्ट करा है। अभी जो हमारी लोकेशन है ये मीठापुर चौक है, नियर बाय मीठापुर की चौकी है, पुलिस स्टेशन है, बस उससे 5-10 शॉप आ गई है अंदर। ये टंकी रोड पे हमारी ये शॉप है, पहले वाली मोड़ बन पे थी। आप यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या डिस्काउंट, क्या क्या पैकेजेस आप प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स के लिए, और उसके बारे में बताइए। अभी अपने स्टोर वर्कशॉप के अंदर हम लोग मैकेनिकल काम सारा करते हैं। मैकेनिकल काम सारा यहीं पे होता है, क्लीनिंग वगैरह का काम यहीं पे होता है, ड्राई क्लीन वगैरह यहीं पे होती है। रबिंग के लिए मेरा पेंट का सेटअप थोड़ा यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे पेंट का सेटअप मैंने पूरा डाल रखा है, जहाँ पे प्रॉपर पेंट बूथ है। वहीं पे हम लोग रबिंग वगैरह का मतलब डिटेलिंग का काम भी सारा हम वहीं पे करते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग सेटअप चाहिए होता है, मैकेनिकल काम के लिए अलग होता है। अब थोड़ा एरिया की वजह से भी, थोड़ा लोकेशन की वजह से भी वो वाला काम मैंने थोड़ा वहाँ पे डाल रखा है। इसके अलावा अलाइनमेंट वगैरह का थोड़ा मेरा बाहर टाई अप है, बाहर से सोर्सेज है जिनके थ्रू मैं कराता हूँ। बाकी सारा ही काम मेरे पास मिल जाएगा आपको, टायर्स का, बैटरी वगैरह सभी चीज़ें यहीं से ही मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। डोर स्टेप भी हम बहुत सारी चीज़ें कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा भी गाड़ी को पिकअप करना पॉसिबल नहीं होता, छोटे छोटे काम के लिए, लाइक टायर वगैरह हो गया, बैटरी, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें गाड़ी वर्कशॉप तक लानी पड़े, मैं वहीं पे ही कस्टमर की गाड़ी में वो काम करवा देता हूँ। मेरे कुछ कस्टमर जैसे जीके, लाजपत नगर, इस एरियाज़ के कस्टमर हैं, तो मेरी रेंज है वहाँ तक की, और मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जैसे बैटरी वाला मेरा कोई जानकार है तो मैं उसके थ्रू कस्टमर को ईजिली प्रोवाइड करा देता हूँ। मेरा मेन पर्पज़ ये होता है कि कस्टमर की क्वेरी जो भी आई है मेरे पास वो फुलफिल हो जाए, कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए, उनके घर पे हो जाए, तो ये बहुत अच्छा, मेरे लिए भी फ़ायदा है, उनके लिए भी अच्छी बात है कि उनको घर पे बैठे वो सारी फैसिलिटीज़ मिल गई। आज के टाइम को देखते हुए हर कोई चाहता है कि इजी अफोर्डेबल हो जाए सब चीज़ें, बस वही हमारा पर्पज़ रहता है। आपका जो टाई अप है वो गो मैकेनिक से अभी है या फिर नहीं है, तो क्या इसका क्राइटेरिया? अभी हम लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, किसी ब्रांड के साथ टाई अप नहीं है मेरा। अभी सिर्फ अपने नाम से ही मेरी कुछ जानकारी की जो कार्स हैं वो सब आ रही है, बाकी आसपास से, पीछे पार्किंग से, जान पहचान में जो भी है वो आ रही हैं। गो मैकेनिक जैसे ब्रांड के साथ अभी हमारा टाई अप नहीं है। उसके पीछे रीज़न है कि ये भी है कि
अभी हमें उनसे टाई अप नहीं करना। और बाकी अगर हम देखें कि टाई अप के लिए अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड को चूज़ करते हैं तो ये भी देखना पड़ता है कि उस ब्रांड से हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं। हालांकि जो मैंने देखा है, अपने एनालिज किए हैं, जो चीज़ें एनालाइज करी है, उनमें देखा है कि गो मैकेनिक जैसे ब्रांड भी अभी रिसेंटली इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, ना ही वो वर्कशॉपों को काम दे पा रहे हैं। थोड़ा कुछ टाइम पहले गो मैकेनिक के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, लाइक उनका ब्रांड पूरा का पूरा बंद हो गया था, शट डाउन हो गया था कंपनी का, एम्प्लॉयज़ निकाल दिए थे, ये सब कंसर्न हुआ था। तो तब से कस्टमर्स का भी उन पे से भरोसा उठ गया, वर्कशॉप वालों का भी उन पे से भरोसा उठ गया। तो ऐसे किसी ब्रांड के साथ अभी रिसेंट में तो टाई अप करने का कोई भी प्लान नहीं है, इंडिविजुअली अभी काम करेंगे। हाँ, अगर इन फ्यूचर किसी अच्छे ब्रांड के साथ टाई अप हो पाया तो ज़रूर करेंगे अपने काम को बढ़ाने के लिए। जब आपका उनके साथ टाई अप था तब की सेल्स में कितना फ़र्क था, और अब जो आप कर रहे हैं इंडिविजुअली उसमें कितना फ़र्क है सेल्स में? मैंने गो मैकेनिक से कभी टाई अप नहीं किया एक्चुअली। मैं 2023 तक, जनवरी तक मेरा गो मैकेनिक में मैं खुद एम्प्लॉय था, एरिया मैनेजर था साउथ दिल्ली का। तो वहाँ पे मैंने काम किया था। जनवरी में कंपनी का जब मतलब कंपनी बंद हो गई थी तो फिर उन्होंने एक अलग तरीके से एम्प्लॉयज़ को वर्कशॉप्स को हैंड ओवर कर दिया था, उनका कम्प्लीटली चेंज ही कर दिया था पूरा का पूरा पैटर्न, जो कि सूटेबल नहीं हुआ। इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि कुछ और करना पड़ेगा, कुछ बेहतर करें। नौकरी कब तक करेंगे, अब काम की नॉलेज भी है, सब चीज़ें। तो फिर अपना ही सेटअप डालने की सोची। थोड़ा पैसा मैंने फिर अरेंज करा, थोड़ा अरेंज करा, और फिर मैंने अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करा। टीवी कार्वर्सल। ये आपका जो वर्कशॉप यहाँ पर है, तो आप इसको यहीं तक ही सीमित रखना चाहते हैं, या फिर आगे आने वाले सालों में 5 साल बाद, 10 साल बाद आप इसको किसी और लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? देखिए, हर किसी की कोशिश रहती है कि जो भी वो मेहनत कर रहा है उसका फल उसे मिले। हमारी भी कोशिश है कि हम सिर्फ एक वर्कशॉप तक लिमिटेड ना रह जाएं। मेरे को और भी एरियाज़ में अपना काम फैलाना, लाइक जहाँ पे अच्छे कस्टमर्स हैं, अच्छी कस्टमर रेंज है, वहाँ पे मैं काम फैलाना चाहता हूँ, अपनी और ब्रांचेस खोलना चाहता हूँ, लाइक गुड़गांव, नोएडा, इसके अलावा गाज़ियाबाद तक भी चाहता हूँ। ऑल ओवर NCR में तो चाहता हूँ कि मेरा काम जल्दी से जल्दी फैले और ज़्यादा से ज़्यादा फैले। बस वही कोशिश है, उसी की कोशिश में लगे हुए, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपके दिमाग में कोई ऐसा लोकेशन है कि नोएडा में आपने कहाँ पर सोचा कि आप यहाँ पे मुझे खोलना है, या फिर गुड़गांव में मुझे उस लोकेशन पे खोलना है? कुछ ऐसा स्पेसिफिक दिमाग में है कि मुझे कौन सी लोकेशन पे अपनी वर्कशॉप अब खोलनी है आगे चल के? कुछ लोकेशंस मुझे पता है जहाँ पे मैंने सुना भी है कि वहाँ की सोसाइटीज़ वगैरह के बारे में, वहाँ के अच्छे कस्टमर्स के बारे में, जहाँ पे मुझे लगता है, बिलीव है कि वहाँ पे अगर हम काम शुरू करेंगे तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा और कस्टमर्स के लिए भी सही रहेगा। लाइक नोएडा में है तो ये सेक्टर्स एरिया में, लाइक 100 सेक्टर, 112, 22 नोएडा में तो काफ़ी सारे सेक्टर हैं, उनके बीच में, सोसाइटीज़ के बीच में खोला जाएगा वर्कशॉप। तो लोगों के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा, उनको इतनी दूर है वर्कशॉप पे नहीं भेजनी पड़ेंगी अपनी गाड़ियाँ। मैं वहीं पे उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सकता हूँ। बाकी गुड़गांव में है तो हुड्डा सिटी सेंटर के नियर बाय हो गया, इफ़को चौक के नियर बाय हो गया। ये ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों की रीच है, तो वहाँ पे खोलने में अच्छा रहेगा। DLF के फ्लैट्स है, उसके नियर बाय खोलने में फ़ायदा रहेगा, वहाँ पे भी कस्टमर्स की अच्छी खासी रेंज है। गाज़ियाबाद के एरिया में, बिसरख के इलाके में ये सब चीज़ें सही रहेगी। फरीदाबाद में मैं चाहता हूँ कि सेक्टर 16-17 के नियर बाय खोली जाए, वो मेरे घर के भी नियर बाय पड़ेगा और वहाँ पे कस्टमर्स की रेंज भी अच्छी है, उनको भी मैं अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो इस एरिया में बेसिकली मैं अभी चाहता हूँ अपना काम को फैलाना। अच्छा, जो ये रोड साइड असिस्टेंट जो एक चीज़ है वो आप प्रोवाइड करते हैं? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ, मेरी गाड़ी कहीं आउट ऑफ मतलब जो आपका ये लोकेशन है बदरपुर की साइड आपका ये है, अगर मेरा जो है वो लाजपत नगर में है, कहीं पे भी साउथ एक्स में, कहीं पे भी, या किसी भी दिल्ली के किसी भी कोने में गाड़ी मेरी ब्रेक डाउन हो जाए, तो मैं अगर आपको फ़ोन करूं या मुझे जैसा कोई भी आपको फ़ोन करे तो रोड साइड असिस्टेंट वाले फीचर आप प्रोवाइड करवा सकते हैं? उसका भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सपोज एक सिंपल सा आपको बता दो कि हुआ था क्या इंसिडेंस जी, कि अप्रोक्सीमेटली 9:30 से 10:30 बजे के बिटवीन का टाइम था, ठीक है, रात का। यहाँ से मैं फ्री होकर घर पे डिनर विनर करके मैं आराम की कंडीशन में था। तो हुआ क्या कि सडनली मेरे को एक कस्टमर का फ़ोन आया कि चंदन, मैं ये बोल रहा हूँ और मेरा लास्ट टाइम तुमसे काम हुआ था, मुझे काफ़ी ठीक था काम, तो मेरे पास तुम्हारा नंबर चाहिए, तो अभी मैं मूलचंद के पास फंस गया हूँ, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो 10:30 बजे के करीब किसी को ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराना बहुत ही टिपिकल है। मेरी वर्कशॉप कहाँ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में, उस टाइम पे मैं कैसे प्रोवाइड कराऊँ उसको? तो थैंक गॉड मैंने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे बना रखे हैं कि अगर ऐसी कंडीशन में मैं फंस जाऊँ या कोई और भी फंस जाए तो मैं उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो मैंने अरेंज कर दिया था, 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर उस बंदे की गाड़ी भी स्टार्ट करवा दी और सेफली उनको उनके घर तक भी पहुंचाने की पूरी हमने मेहनत करी और एटलीस्ट वो अपने घर पे पहुंच गए। उन्होंने मुझे थैंकफुल कहा इस चीज़ के लिए।
तो बाय गॉड ग्रेस मैं कह सकता हूँ कि इतने मेरे कॉन्टैक्ट है कि अगर इस पूरे एरिया में मेरे 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में कोई फंसता है तो मैं डेफिनेटली उसकी मदद कर पाऊँगा। रोड साइड असिस्टेंस की बेफिक्र होकर मेरे को कभी भी कॉल करेंगे तो किसी भी टाइम करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कर सकूँ। बाकी तो वक्त का कुछ नहीं पता क्या हो क्या ना हो, बट अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस बंदे को क्वेरी सॉल्व कर दूँ, उनको सेफली उनके घर पर पहुँचाने की पूरी फैसिलिटी अपनी तरफ से रखूँगा। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी है कि जो भी गाड़ी है चाहे कोई सी भी कंपनी की हो, तो उसका जो सर्विस का जो टाइम होता है वो कितने इंटरवल में करना चाहिए, कितना इंटरवल के बाद करवाना चाहिए? देखिए गाड़ी की सर्विस के रिगार्डिंग तो यही होता है कि डिपेंड करता है पहले उसको ऑयल के ऊपर। अगर ऑयल गंदा हो गया है सबसे पहले तो यही चीज़ देखी जाती है। अदरवाइज कंपनीज रिकमेंड करती है कि 10,000 किलोमीटर तक गाड़ी चल जाए तो, या फिर 1 साल हो जाए तो। 1 साल वाली क्राइटेरिया इसीलिए होता है कि कुछ गाड़ियाँ होती है जो बहुत ही कम रनिंग में होती है, 10,000 पूरे साल में जाके कंप्लीट करती हैं, तो उनमें फिर उस हिसाब से हम लोग करते हैं। कुछ गाड़ी होती है जो 10,000 किलोमीटर 6 महीने में कंप्लीट कर देती है, उनमें उस हिसाब से की जाती है। अगर बात आती है कि 1 साल में जो 10,000 किलोमीटर कंप्लीट करती है, ऐसी गाड़ियाँ जो 1 साल में पूरा 10,000 किलोमीटर कंप्लीट करती है, उनमें जो हमें इंजन ऑयल डालना चाहिए वो थोड़ा अच्छे ग्रेड का, लाइक फुली सिंथेटिक टाइप का ऑयल डालना चाहिए, चाहे वो मोबिल का हो चाहे वो सीएट या अपना कैस्ट्रॉल का हो। फुली सिंथेटिक ऑयल डालते हैं तो उसकी कैपेसिटी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ज़्यादा रहती है। उस ऑयल को डालने की कंडीशन में हम लोग ईजिली अगर 1 साल भी उस गाड़ी को दे रहे हैं टाइम, 1 साल और 10,000 किलोमीटर दे रहे हैं तो उसमें कंसर्न नहीं होता। अदरवाइज नॉर्मल वाला जो इंजन ऑयल रहता है, सील पैक ऑयल ही मैं प्रेफर करूँगा जो हम डालते हैं मोबिल सुपर का। ऐसा ऑयल 6 मंथ्स वाली सर्विस में डाल दिया जाए तो कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे और बाकी उनको ऐसे भी कोई कंसर्न नहीं आएगा सर्विस की क्वालिटी से रिगार्ड। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, i20 है और सेल्टॉस है। i20 की हमारी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है, हमारा आज़ादपुर में मंडी है, आना जाना काफ़ी रहता है, और हमारी सेल्टॉस है अभी फ़िलहाल वो कम इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन वो भी आगे चल के ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी जो गाड़ी जो सेल्टॉस काफ़ी टाइम तक खड़ी रहती है, कम इस्तेमाल की जाती है, वो ऐसा नहीं है कि काफ़ी महीने हो जाते हैं या फिर हफ्ते निकल जाते हैं, ये है कि भाई 4-5 दिन रुक के वो इस्तेमाल की जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जब कम इस्तेमाल की जा रही है तो उस पर भी वो चीज़ लागू होगी कि 10 किलोमीटर्स के बाद सर्विस है, या फिर कुछ महीने का भी हिसाब है कि नहीं आपने सर्विस चाहे आपने कभी भी कराई हो, अगर गाड़ी आपकी रुकी हुई है और नहीं चल रही और सर्विस का टाइम करीब आ गया है तो तब भी सर्विस करवानी है? इस चीज़ के लिए आप रेकमेंड करोगे या नहीं करोगे इस टाइप की सिचुएशन के लिए? इस कंडीशन में देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा ऑनेस्टली, जो होता है यही कि जो गाड़ियाँ कम रनिंग की होती हैं उनमें हमें जो इंजन ऑयल डलवाना चाहिए वो ऐसा ही डलवाना चाहिए जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी के लिए ठीक हो, इंजन के लिए सही हो। लाइक जो अच्छे ग्रेड के इंजन ऑयल होते हैं, लाइक ओवर ग्रेड के जो होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं मोबिल में आता है हमारा 5W40 ग्रेड आता है, वो 1 साल तक भी उन गाड़ियों के लिए सूटेबल होता है जो कम रनिंग की होती है, जो 10,000 किलोमीटर 1 साल 1.5 साल में जाके पूरी करती हैं, उनके लिए वो वाले इंजन ऑयल सही रहते हैं इंजन के बिहाफ से। बाकी अगर 6 महीने जैसे आप बोल रहे हो कि i20 6 महीने में पूरे कर लेती है, ज़्यादा रनिंग है उसकी, तो उसके लिए नॉर्मल वाला इंजन ऑयल ठीक रहेगा। 5W30 10W30 मोबिल सुपर, ये इंजन ऑयल उसके लिए सही रहेंगे। उसी के बिहाफ से रिक्वायरमेंट गाड़ी की चेक करनी पड़ती है। अदरवाइज तो अगर आप ज़्यादा गाड़ी रनिंग है तो उसमें सुपर सिंथेटिक ऑयल डाल दोगे तो भी वो इतना ज़्यादा वेरिएंट नहीं है। मतलब अगर हम कॉस्ट के हिसाब से चले कि मतलब उसका यूज़ अगर हम दूसरा वाला भी डाल देंगे तब भी वो गाड़ी ठीक रहेगी, जरूरी नहीं कि उसमें हाई ग्रेड का डलवाया जाए। पेट्रोल वेरिएंट कार्स में 5W30 10W30 ऑयल डाल दोगे 6 महीने वाला तो भी वो ठीक रहेगा, क्योंकि 6 महीने में आपको वो सर्विस करा लेनी है। बट टाइम टू टाइम सर्विस होनी चाहिए। जो गाड़ियाँ 1 साल तक कम यूज़ में हैं उनका भी जनरल चेकअप एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम गाड़ियाँ कम यूज़ कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि क्या उसमें प्रॉब्लम चल रही है क्या नहीं। एटलीस्ट उसका एक जनरल मैकेनिकल चेकअप, नॉर्मल चेकअप टाइप का हो जाना चाहिए। और हमेशा जब भी आप फैमिली के साथ कोई भी प्लानिंग करते हैं आउटसाइड जाने की, फैमिली के साथ जाने, तो हमेशा गाड़ी चेकअप करवाएं। मैं सभी कस्टमर्स को, सभी फॉलोवर्स को यही चीज़ बोलूँगा कि हमेशा गाड़ी चेकअप करवा के जाएं। उस कंडीशन में आप कभी भी फैमिली के साथ नहीं फंसोगे, ना रोड साइड फंसोगे, नहीं किसी ऐसे पहाड़ी इलाके में फंसोगे, कि अगर आप जनरल चेकअप करा के जाते हैं तो। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हम ये सोचते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते गाड़ी चलाई थी, सब सही है, नहीं पता होता गाड़ी के अंदर क्या चीज़ें चल रही है। वो सब चीज़ें सिर्फ आपको मैकेनिक ही बता सकता है। तो मैं सबको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि उसका जनरल चेकअप कराएं। अगर आपको कोई नॉन है मैकेनिक तो उससे कराएं। अगर आपको पैसे की लगता है कि पैसे चले जाएंगे तो किसी नॉन से करा लो, एटलीस्ट वो चेक करके बताएगा आपको। पैसे अगर जा भी रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे जो फंसोगे उसमें जो खर्च आएगा उससे तो कम ही होगा। तो वहाँ पे चालाकी और कंजूसी ना करके उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए फायदेमंद है। जैसे लोग जाते हैं लेह लद्दाख, वो कोशिश करते हैं भाई हमारी गाड़ी टॉप नॉच हो और कोई दिक्कत ना है। खैर आजकल लोगों का ट्रेंड हो गया कि यार PPF कोटिंग करानी है या सिनेमैटिक कोटिंग करानी है,
पेंट की लाइफ बचानी है। तो आपके हिसाब से ये गाड़ी के लिए बहुत एक्सपेंस है, क्योंकि खर्चा बहुत आ जाता है उसके अंदर, 50,000, 90,000, 1 लाख का खर्चा आ जाता है अलग अलग पैकेजेस के हिसाब से। और काफ़ी खुल चुके हैं इस नाम की, डिटेलिंग बोल है और भी बहुत सारे नाम मुझे ध्यान नहीं, तो वो सब खुली हुई हैं। तो आप उस चीज़ को रेकमेंड करोगे कि गाड़ी में करवाना ज़रूरी है कि भाई बहुत ही ज़रूरी है, उससे जब बारिश आएगी तो बारिश के जो बूंदे हैं वो बूंदे जो है वो उस पर बरकरार रहेंगी, बहेंगी नहीं, पता नहीं क्या क्या जो भी टेक्निकल इनके क्राइटेरियाज होते हैं। तो आप उसको रिकमेंड करते हो कि जो भी बंदा नई गाड़ी ले वो ऐसे करवाए, क्या नहीं भी कराए तो चलेगा? डिटेलिंग की आप बात कर रहे हैं, डिटेलिंग के बहुत सारे वर्कशॉप्स खुले हुए हैं जो पर्टिकुलर डिटेलिंग का काम करते हैं। जैसे कि आप बोल रहे थे कि पानी वाली जो बात कर रहे थे कि पानी पड़ता है, उस सबको हम सेरेमिक कोटिंग के अंदर कवर करते हैं। सेरेमिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, फिर रबिंग, पॉलिशिंग, ड्राई क्लीन, ये सारा डिटेलिंग के अंदर का काम है। फिर पीपीएफ, ये मतलब और ज़्यादा अच्छे लेवल की चीज़ आ जाती है डिटेलिंग के काम में। अब डिटेलिंग के इतने सारे वर्कशॉप खुले पड़े हैं, अगर कोई कस्टमर नॉर्मल गाड़ी ले रहा है, सारी की सारी मतलब हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। अगर मैंने नई गाड़ी ली है, मेरे से पहले किसी फ्रेंड ने गाड़ी ली थी, उसने लेते ही गाड़ी टेफ्लॉन कोटिंग करा ली, उसने लेते ही गाड़ी सेरेमिक कोटिंग करा ली, तो वो उस चीज़ का प्रमोशन करने लगे, अरे भाई ये चीज़ करा ले, वो चीज़ करा ले, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर मैं अपने बजट के हिसाब से चलना चाहूँ तो वो चीज़ें ना हो, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पीपीएफ भी अगर आप करा रहे हो, सेरेमिक भी अगर आप करा रहे हो, तो एक टाइम पीरियड के बिहाव से ही है वो, कि वो आपको उतने टाइम पीरियड तक ही चलेगी। पीपीएफ के तो हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। करने वाला आपको कभी भी वो नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें उसका नुकसान है। नेगेटिव पॉइंट है क्या आखिर, क्या प्रॉब्लम हो सकती है करवाने से? सेरेमिक का नेगेटिव पॉइंट तो यही बोल सकते हैं कि वो सेरेमिक का जो मेन काम है वो डस्ट वेस्ट से रिलेटेड है, कि सेरेमिक आप कराओगे तो डस्ट जो भी आती है उसको नॉर्मली आप साफ कर सकते हो, जो पानी पड़ेगा वो भी आप नॉर्मली साफ कर सकते हो, लेकिन जस्ट वो 3 इयर्स की है। उससे बेहतर है कि हम गाड़ी को कवर करके रख दें। मेरा सिंपल सजेशन, जो 16-17 हज़ार रुपये गाड़ी पे खर्च कर रहा है कि पानी पड़े तो बच जाए, धूल चढ़े तो वो साफ हो जाए इजीली, वो सेरेमिक कोटिंग पे 17-18 हज़ार खर्च कर रहा है, 700-800 रुपये में आपका सिर्फ एक सिंपल कवर आ जाएगा, जो आपकी गाड़ी को उससे बेहतर प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो जब कवर हम लगाते हैं, कवर निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, उससे भी तो स्क्रैचेस पड़ सकते हैं? कवर से स्क्रैचेस नहीं पड़ते, वो नॉर्मल पर्दे टाइप का है। अगर कोई कॉस्ट एफिशिएंट मैं आपको बात करूं, उसका कोई ऑल्टरनेट बताऊं, अगर करवाना चाहते हो तो बिल्कुल करा सकते हो सेरेमिक कोटिंग, वही है कि शाइन आएगी उस पे गाड़ी, बट है तो वो एक टाइम पीरियड के बिहाफ से। कंपनी वाले 3 साल की वारंटी देते हैं सेरेमिक कोटिंग की, हर साल जाके आपको एक कोटिंग करवानी पड़ती है उसकी। 3 साल तक सपोज आपने करवा लिया, 3 साल में आप जा रहे हो उस पर करवाने के लिए, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, सामने चीज़ें देख रहे हो। आजकल इतना ज़्यादा इन चीज़ों में मतलब कस्टमर को पागल बनाया जाता है कि वो आपको ब्रांड कुछ और दिखाएंगे और करेंगे कुछ और, सामने काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपसे 2 दिन का टाइम मांगेंगे वो। अब क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ और डाल रहे हैं वो दूसरा प्रोडक्ट। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास खुद आई हैं कस्टमर्स की कि भाई मैंने वहाँ से ये काम कराया था बट मुझे ये प्रॉब्लम हुई, उसने ये प्रोडक्ट दिखाया, वो चीज़। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप काम करवा रहे हो किसी से तो भरोसेमंद बंदे से ही करवाना चाहिए। मैं भी करवाता हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स की जो इंसिस्ट करते हैं कि मुझे ये चीज़ करानी है, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई पहले तुम एक काम करो, पहले मार्केट में जाकर रेट लेके आओ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सिंपल अपना रेट दूंगा कस्टमर वाला तो तुम्हें ज़्यादा लगेगा। तुम मार्केट से रेट लेके आओ, तुम्हारे जान पहचान वाले, फिर मैं तुम्हें अपने वाले रेट दूंगा। और 100% मैंने खुद उनको ये चीज़ बोली थी, अगर मैं तुमसे ज़्यादा रेट ले लूँगा, पहली बात तो मुझे कमाना नहीं, घर के बंदों से क्या कमाना पैसा। तो उनको बोलता हूँ कि भाई पहले तू जाकर रेट लिया, उसके बाद अगर तुझे रेट मिल जाता है फिर तू मेरे से आके बात करो, मैं तो उससे भी कम रेट में करा के दूंगा अगर तुझे कराना ही है तो। अगर मेरा सजेशन है भाई तू गाड़ी को पर्दे में रख, ठीक रहेगा। 5 मिनट लगता है उस पर कवर चढ़ाने में, लेकिन वो तेरे को धूल से भी बचाएगी, तेरी गाड़ी को उससे भी बचाएगी, पानी वानी से सब चीज़ों से बचाएगी, रशिंग वशिंग सबसे बचाएगी। सिंपल सॉल्यूशन है। बट किसी को पैसा ही इन्वेस्ट करना है, कोई है कार लवर, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसकी जैसी मर्जी करवा देते हैं, फिर जितना ज़्यादा डिस्काउंट हो सकता है उसके बिहाफ से। मेरे जो डिटेलिंग का काम है उसके बिहाफ से। आप करवाते हो? करवाता हूँ, पीपीएफ मैट वैट सब करवाते चीज़ें होती हैं अपने पास। अच्छा, अगर कोई अगर करवाए तो इन दोनों में से बेस्ट क्या है, मैट में और पीपीएफ में? देखिए पीपीएफ का एक अलग चीज़ है। पीपीएफ तो पीपीएफ पेंट प्रोटेक्टेड होगा, और सेरेमिक का काम सिर्फ पेंट प्रोटेक्ट करना नहीं है, वो गाड़ी को धूल से, डस्ट से, वाटर जो गाड़ियाँ मतलब गिरने के बाद पानी पड़ा रहता है उसको साफ करती हैं। मतलब सिरेमिक का एक अलग काम है और पीपीएफ का एक अलग काम है। पीपीएफ पेंट प्रोटेक्ट करती है, 5 साल तक की वारंटी वाली भी होती है, 3 साल की वारंटी वाली भी होती है, लेकिन जितने में पीपीएफ हम करवाएंगे इतने में तो फुल गाड़ी 2 बार पेंट हो जाएगी। और मैट वाली जो फिनिशिंग होती है वो अलग होती है, वो अलग होती है। ये सारी डिटेलिंग में आ जाती है, अलग अलग चीजें होती हैं डिटेलिंग के अंदर ही। मैट क्या होता है? उस पे ऊपर ही कोटिंग वगैरह लगा दी जाती है। पीपीएफ के ऊपर नहीं, अलग से। जैसे मैट एक अलग चीज हो गई, सेरेमिक अलग हो गई, पीपीएफ अलग हो गई। ये नॉर्मल गाड़ी को वॉश करके उसके ऊपर कोटिंग टाइप की लगा देते हैं, जिसको उसकी ब्राइटनेस आ जाएगी, लुक आ जाएगा, ये सब चीजें हैं। अच्छा, कोई जैसे किसी ने करवाया नहीं
उसकी गाड़ी कहीं टच हो गई, उसने रीपेंट करवाया, उसने डेंटिंग वेंटिंग करवा ली, उसके बाद करवाएंगे तो वो उसके बाद करवाने में भी ठीक रहेगा, या उसके बाद ना करवाएं क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी कहीं पे लग चुकी, काम हो चुका उसका? आपने पीपीएफ करवा रखा है और आपकी गाड़ी कहीं टच होगी ना, तो आप देखेंगे कि पीपीएफ का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, एक जगह से अगर वो टच हो गई ना गाड़ी, तो वहां से पीपीएफ निकलने लगेगी। एक टाइप की वो पॉलीथीन है जो कि गाड़ी पे चढ़ाई जा रही है, और उसमें स्क्रैच पड़ेगा, डेंट पड़ेगा, तो वो अपना एरिया खाली हो जाएगा उसका, और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा भद्दी लगने लगेगी, और फिर धीरे धीरे वो सारी निकलने लगती है। ये उसका साइड इफेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा पीपीएफ होने के बाद, वो तो आप बता रहे हो पीपीएफ करवाने के बाद। पीपीएफ करवाने से पहले अगर गाड़ी कहीं पे टच हो गई तो उसके बाद उसको डेंटिंग पेंटिंग करवा लिया, उसके बाद पीपीएफ करवाना ठीक है या उसके बाद ना करवाएं? अगर उसके बाद कराना ठीक है तो करवा सकते हैं, अदरवाइज जैसे किसी ने पीपीएफ करा रखी, गाड़ी ठुक गई, तो पर्टिकुलर उस एरिया की अलग से पीपीएफ हो जाती है। अच्छा, अगर अलग से करवाना चाहे तो उसी एरिया की अलग से पीपीएफ, जैसे बम्पर से निकल गया, पूरी गाड़ी करवा रखी सिर्फ बम्पर का है, तो सिर्फ बम्पर पे पीपीएफ हो जाती है, सेम वो मैच करके कर देते हैं पीपीएफ के जो एक्सपर्ट होते हैं डिटेलिंग। तो मतलब आपके हिसाब से ये है कि जो पीपीएफ लोग करवाते हैं वो हवाबाजी के लिए बेसिकली, जो 100 बात है ये, मतलब जिनके पास पैसे ज्यादा है तो वो रॉब करें। मैं तो यही बोलूंगा भाई, मैं तो पूरी उसकी भी लिमिटेशन है 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद तो फिर गाड़ी वही नॉर्मल हो जाती है। बात एक तरह से वही आ गई। और आज तो आप गाड़ी घर से निकालोगे नहीं, पार्किंग में खड़ी में कोई ना कोई मार देगा, बहुत नुकसान होता है फिर इन सब चीजों से। हमारे मतलब आपको मत सिखा, बंदे को दुख होता है कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बावजूद इतना नहीं चला। अब गाड़ी करने वाला तो एक बार तो उसको पैसा मिल गया, वो तो अपना फारिग हो गया, अब वो कहेगा कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी आपको करनी है। गाड़ी लग गई तो वो तो ऑनर की हेडेक है ना, लग गई गाड़ी में, आ गया पीपीएफ पे डेंट आ गया, फिर फट गई पीपीएफ वहां से, तो फिर ऑनर का करने वाला दोबारा पैसे मांगेगा उस चीज के, सिंपल है। और सेम चीज अगर आप सिर्फ पेंट को लेकर चलते हो कि आप पर्टिकुलर किसी गाड़ी में पेंट कर, नई गाड़ी है तो पेंट करवा लिया, पर्टिकुलर जहाँ पे लग गई पीपीएफ ना हुआ पेंट करवा लिया, तो पर्टिकुलर उस एरिया को करवाओगे, इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। पीपीएफ बहुत कॉस्टली पड़ती है और उसका साइड इफेक्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ जो है। अब जैसे मैकेनिकल जुगाड़ू है जी, यूट्यूबर है, उसके साथ मैंने टाई अप किया था, उसने मेरी गाड़ी का रिव्यू किया था। आजकल मैं देख रहा हूँ उसने जो वीडियोस बनाई है, उसके पास ब्रेजा गाड़ी है, ब्रेजा वाइट कलर की है, और उसने बाहर से लैमिनेट करके उसको ब्लैक कर लिया, जो कि इलीगल है। और वो अपनी वीडियो में भी कह रहा है कि ये है इलीगल, अगर मैं पकड़ा गया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं उसको सिर्फ आसपास चलाऊंगा, ज़्यादा उसमें नहीं चलाऊंगा। एक ब्लैक गाड़ी चाहिए, इसलिए मैंने उसमें ब्लैक वो कोटिंग करा ली। तो उस चीज़ को आप रिकमेंड करोगे? जैसे कि अगर मैं अपनी किया करवाना चाहूँ तो एडवाइजेबल है कि मैं ब्लैक गाड़ी चलाने का मजा लेना चाहता हूँ। इवन आप नहीं ना, बिल्कुल सही है। देखिए, जो चीजें लीगल है ही नहीं, इलीगल चीजों को प्रमोट करना भी तो इलीगल ही हो गया। अब किसी को मतलब अब जो जैसे हम वीडियो अभी हमारे जो चैनल पे आएगा, इससे की जो लोग डिटेलिंग की वीडियो जो आप बात कर रहे हो, मैप और मैट और ये रैपिंग की बात कर रहे हैं, जो हम जो बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं वो बहुत सारे चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों को। किसी की गाड़ी देख ली रैप हो रही है तो बोलेगा यार मैं भी अपनी गाड़ी रैप करवा लेता हूँ, तो उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट होगा। तो उन सब चीज़ों को गलत गाइडेंस ना मिले, इसीलिए हम ये चीज़ अपने चैनल के थ्रू बोलना चाहेंगे कि जो चीज़ें इलीगल है उनको ना कराएं, ना ही शीशे ब्लैक करें, ना ही शीशे पे टेपिंग करें, क्योंकि अगर एक बार में पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया तो बिना आपके चालान के नहीं छोड़ सकता। उसकी भी जॉब है और आप भी गलत कर रहे हो, तो जो भी चीज़ें सही है सिर्फ वही करी जाए। रैपिंग वैपिंग में कुछ भी नहीं है, उसमें भी अगर सेम पीपीएफ वाला इसी ने रैपिंग कर लिया, अगर उसमें भी टच होगी तो रैपिंग फटने लगती है, फिर वो पूरा नुकसान है आपका, जेब से पैसे दोबारा लगेंगे। जो चीज़ें नेचुरल है वही करने में फ़ायदा है, अपनी हेडेक भी खत्म। रोड पे खुला लेके गाड़ी चलो अगर आप कुछ गलत तरीके से नहीं कर रहे हो तो। रैपिंग वैपिंग लोग बाग विंडो पे कवर कर लेते हैं उसको, पुलिस वाले उसका भी चालान कर सकते हैं। अच्छा, मैं बस अब आपसे फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और वो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो इसे मेरा पूछना आपसे लाजमी है क्योंकि आप कार मैकेनिक हो, आप वो बेहतर बता सकते हो। आजकल कुछ गाड़ियाँ आजकल जो हैं वो ऐसे आ रही हैं जिसमें ADAS हो। आप ADAS समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ADAS का मतलब कि गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक लगा देगी, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग और सब भी होता है। तो इंडियन रोड के हिसाब से, इंडियन रोड की कंडीशन के हिसाब से वो एडवाइजेबल है आपके हिसाब से? क्योंकि लोग कहते हैं हाईवे में ही वो काम आती है, लेकिन लेन असिस्ट का फीचर हो गया, ब्रेकिंग का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का फीचर हो गया, या फिर ये सब चीज़ें जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो हो गया, रडार लगता है, फिर कैमरा होता है उसके अंदर जो आगे का कुछ सेंस करता है, वो सब करता है। तो आप उसके लिए आप कितने उसके हक में हैं कि हाँ ये चीज़ सही है इंडियन रोड के हिसाब से या नहीं है? तो उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइए। देखिए, इस कंडीशन में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट की BS6 BS4 पॉलिसीज आती हैं, उसी हिसाब से गाड़ियाँ बनती हैं। अब बट बेसिक जो है रोड साइड एक्सीडेंट्स हम लोग जो देखते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं खराब रोडों का भी आता है, जिस वजह से एक्सीडेंट होते हैं।
अभी जो गाड़ी के फीचर्स आ रहे हैं वो कहने को तो हम सीधा सीधा बोल के चले, इसमें किसी की बुराई भी नहीं करूंगा कि हमारे रोड्स के हिसाब से वो चीज़ें नहीं हैं, आज भी नहीं है, अभी बहुत टाइम लग जाएगा हमारे रोड्स वगैरह को, इंफ्रास्ट्रक्चर को उस बिहाफ से होने में। जो चीज़ें हम अडॉप्ट कर रहे हैं बाहर से, जो हम वेस्टर्न अफोर्ड कर रहे हैं, वेस्ट कल्चर हम जो अफोर्ड कर रहे हैं, इवन ट्रांसपोर्ट में भी, ऑटोमोबाइल्स में भी जो हम चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं, उसमें भी हमको उसके बराबर आने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। स्कॉर्पियो, महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन है जिसमें ये फीचर्स है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। जो कि रोड के हिसाब से अपने आप को टर्न गाड़ी, वो XUV 700 है। XUV 700 भी जी जी, मजा आया। स्कॉर्पियो एन में भी है वो चीज, जो अब नहीं आई उसमें है, उसमें भी है ये चीज। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आपको? अच्छा, महिंद्रा दे रही है ये सारे फीचर्स, तो उनमें है ये फीचर्स। अब इनका कहीं फायदा भी है, मतलब जो हम देखते हैं वीडियोस वगैरह जो आती हैं, ब्लॉगर्स के जो आते हैं, वो ज्यादातर इन चीजों को दिखाते हैं। तो उससे मतलब मेरा तो सजेशन यही है कि सबसे पहले हमें अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, उसके बाद इन सब चीज़ों में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा सही नहीं है, उसके हिसाब से नहीं है। बहुत सारे रोड साइड असिस्टेंस हम लोग देखते हैं, रोड साइड डेली एक्सीडेंट हम लोग देखते हैं, उनके बिहाफ से तो वो चीज़ें अभी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन कहते हैं इससे एक्सीडेंट का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। एक्सीडेंट का रिस्क कम हो जाता है, लेकिन फिर लोगों में तो उस चीज़ के लिए वो हो जाएगी ना। अगर मुझे पता है कि लोगों को पता चल जाएगा भाई ये चीज़ें हैं, तो लोग फिर मतलब जैसे टेस्ला गाड़ी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। टेस्ला को बोलते हैं परफेक्ट गाड़ी है, ऑटोमेटिक है और सब चीज़ें, क्या उससे एक्सीडेंट नहीं होते? सारी चीज़ें जो एक्सीडेंट होने का पर्पस इन चीज़ों पे जो हम अंधा होकर भरोसा कर लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें एक्सीडेंट की वजह है। अब लोग बाग हैं इंडिया में, बहुत से लोग हैं जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, ऐसे फीचर्स का फायदा उन लोगों को बहुत ज़्यादा वो लोग उठाने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह से ही उनकी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लोगों को उसके हिसाब से काम करना चाहिए। सो गाइस, देखा आपने, जो भी आदमी गाड़ी चलाए सबसे पहले वो सीट बेल्ट जरूर पहने। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट आप जरूर पहने। और शराब पी के ड्रिंकिंग ड्राइविंग करके कोई हासिल नहीं है। घर पे आपके रिश्तेदार आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप ये सब हरकतें करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं भी यंग में आ गया तो जितने भी यंगस्टर्स हैं मुझ जैसे, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ आप ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए, कानून का पालन ज़रूर करिए। वो आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए सेफ्टी है, आपकी ज़िंदगी की, आपकी लाइफ की, आपकी फैमिली की। आपकी फैमिली आपके घर पे वेट कर रही है और आप ये सब चीज़ें करोगे। गाइस, जान जो होती है बहुत अनमोल होती है और ऊपर वाले ने अगर आपको दुनिया में भेजा है तो किसी न किसी मकसद से भेजा है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ऐसी बेलागर्दी, आवारागर्दी के लिए नहीं भेजा, ठीक है? तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? तो ये सब मत करना। तो आप जो हो अपना ख्याल रखना, फैमिली वालों का भी ख्याल रखना। और जब भी, मैं दोबारा कह रहा हूँ आपसे, आप जब भी कार चलाओ सीट बेल्ट ज़रूर पहनो, और टू व्हीलर चलाओ तो आप तो हेलमेट ज़रूर पहनिए। तो बस इसी के साथ मैं चैनल को यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और एक बार चंदन जी, आप भी व्यूअर्स को प्लीज़ बोल दीजिए कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और रुको जरा, सबर करो। एक चीज़ मैं इनके चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल में, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है ये। हम बहुत टाइम बाद हम लोगों का मीटअप हुआ। झूठ बोल रहा है। उससे पहले हम लोगों ने फ़ोन पे बात करी, जिसमें हम मतलब जान पहचान हमारी तभी निकली थी। मैं इनको अप्रोच करा था एटलीस्ट एक सेल्स ऑफर के लिए कि अभी जो मेरे रिसेंटली ऑफर चल रहा है डिस्काउंट का, उसमें आप आके एक बार सर्विस कराइए, एक्सपीरियंस आपका लीजिए। फर्स्ट टाइम मैंने वर्कशॉप के बारे में इंट्रोडक्शन इनको दिया। जब ये आए तब हमारा मीटअप हुआ, तब हमें पता चला, तब हमारा फिर इस तरीके से। तो मैं चाहूँगा कि इनके थ्रू अगर कोई भी कस्टमर आता है हमारे पास, तो मेरी तरफ से उसके लिए बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट रहेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्वालिटी से तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करा, ना ही कभी करेंगे। आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देंगे और डिस्काउंट भी इनकी तरफ से जो आएगा, इनके रेफरेंस से जो भी आएगा, उसको जितना भी अच्छा हो सकेगा उतना मैं बेस्ट डिस्काउंट कर दूंगा अपनी तरफ से। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को वीडियो अच्छी लगेगी, वो आपके पास आएंगे। और वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी गाइस, लंबी का लंबी हो चुकी है, तो आप जो है एंड तक देखनी है वीडियो, एंड तक आप जरूर देखिएगा। थोड़ी बोरिंग शायद आपको लगे, लेकिन बर्दाश्त जरूर करिएगा। सब अपने फीडबैक देंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा सबसे सही लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में आप भले एक कमेंट आ जाए, लेकिन आए जरूर कि आप इस टाइप की वीडियोस चाहते हो। तो बस वीडियो को बस इतना ही।
बाय बाय, टेक केयर, शब खैर।